हेलो एवरीवन, एक्सीलेंट लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभिवृद्धि और विकास, जो रेट में, सीटेट में, कंपटीशन एग्जाम्स में यूज़फुल है। और आज की वीडियो में रेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी शामिल किए गए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट। अभिवृद्धि और विकास से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस रीट में, सीटेट में पूछे जाते हैं। साथ ही बीएड में भी इसका एक मेजर क्वेश्चन बन जाता है, निबंधात्मक प्रश्न बनता है। और रीट के अंदर विकास से संबंधित भी कई क्वेश्चन आते हैं। अभिवृद्धि और विकास में अंतर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। विकास के सिद्धांतों के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज की हम वीडियो में अभिवृद्धि और विकास का अर्थ समझेंगे और उसके बाद हम इन दोनों के बीच में क्या अंतर है उन अंतर को स्पष्ट करेंगे और विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं उन सभी सिद्धांतों को हम जानने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले अभिवृद्धि, ग्रोथ। अभिवृद्धि जो ग्रोथ होती है वह शरीर के आकार में परिवर्तन होता है, शरीर के आकार में परिवर्तन होता है या शरीर के जितने भी अवयव हैं, शरीर के जितने भी अवयव हैं उनमें परिवर्तन होता है। जैसे व्यक्ति के लंबाई, व्यक्ति है या बालक है, उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, उसके भार में परिवर्तन होता है, उसके आकार में परिवर्तन होता है, आकार, आकृति। तो यह जो परिवर्तन है इन सब को हम देख सकते हैं, इनका अवलोकन कर सकते हैं। यह जो परिवर्तन हुआ है शरीर के अवयवों में, तो इन सब को हम अवलोकन कर सकते हैं और ये मात्रात्मक होते हैं, इनका हम मापन कर सकते हैं। इनका जो भार है उसको हम तोल सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं, आकार को नाप सकते हैं, आकृति को देख सकते हैं। तो यह जो अवलोकन वाली होती है, मात्रात्मक होती है, मापन योग्य जो परिवर्तन होता है वह अभिवृद्धि कहलाता है। अभिवृद्धि के संबंध में दो परिभाषाएं हैं, एक हरलॉक की है और एक सोरेनसन की। बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा दी गई है। हरलॉक ने कहा था कि शरीर के अंगों की लंबाई और चौड़ाई, शरीर के अंगों की लंबाई और चौड़ाई और भार का बढ़ना और शरीर के जो आंतरिक अंग है और मस्तिष्क है, उसके मस्तिष्क के आकार और संरचना में वृद्धि होना, परिवर्तन होना ही अभिवृद्धि कहलाता है। यह हरलॉक की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, जिसने यह कहा था कि जो शरीर के अंग हैं उनकी लंबाई, चौड़ाई, भार का बढ़ना या उसमें परिवर्तन होना, और इसके साथ ही ये तो बाहरी अंग है, इसके साथ ही जो आंतरिक अंग हैं वे और मस्तिष्क के भी आकार में परिवर्तन होना, उसके संरचना में परिवर्तन होना, यह सब अभिवृद्धि के अंदर आता है। अब हम देखते हैं कि सोरेनसन ने इसकी क्या परिभाषा दी थी। सोरेनसन के अनुसार जो वृद्धि होती है उसका मतलब होता है कि शरीर और शारीरिक अंगों में भार और आकार की दृष्टि में वृद्धि होना, शरीर में और शरीर के अंगों में भार और आकार में वृद्धि होना या परिवर्तन होना ही, या ऐसा परिवर्तन होना जिसका मापन किया जा सके, वृद्धि कहलाता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट परिभाषा है, हरलॉक की और सोरेनसन की। हरलॉक ने कहा था कि शरीर के अंगों की लंबाई, चौड़ाई, भार का बढ़ना, साथ ही आंतरिक अंगों और मस्तिष्क के आकार और संरचना में परिवर्तन होना वृद्धि है। सोरेनसन ने जहां कहा है कि शरीर के अंगों के भार और आकार में ऐसा परिवर्तन जिसका मापन किया जा सके, जो मात्रात्मक होता है, वही वृद्धि कहलाती है। तो यह अभिवृद्धि की परिभाषा हो गई। अभिवृद्धि सीधा सा अर्थ यह है कि जिसका अवलोकन किया जा सके, जो मात्रात्मक हो, जिसका मापन किया जा सके। अब हम देखते हैं कि विकास का क्या अर्थ है। विकास, डेवलपमेंट।
जब अभिवृद्धि होती है तो उस समय विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन विकास जो है एक व्यापक अर्थ होता है, व्यापक अर्थ होता है। और जब विकास होता है तो उसमें अभिवृद्धि उसके अंदर ही निहित होती है, अभिवृद्धि जो है उसके अंदर ही निहित होती है, या हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वह विकास का ही एक भाग है, एक अंश है। जब विकास होता है, क्योंकि अभिवृद्धि को तो हम देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, लेकिन विकास जो होता है उसको हम देख सकते हैं, लेकिन कुछ विकास ऐसे होते हैं जिन्हें हम अवलोकन नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। और यह जो विकास होता है यह गर्भ से लेकर के, जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता ही रहता है। एक बार जब विकास होता है वह मृत्यु तक चलता ही रहता है। और यह केवल शारीरिक नहीं होता है, बल्कि शारीरिक भी इसमें निहित होता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और संज्ञानात्मक, ये इसके पहलू होते हैं। इन सभी में विकास होता है, इन सभी में उत्तरोत्तर श्रृंखलाबद्ध जो वृद्धि होती है, जो परिवर्तन होता है, वही विकास कहलाता है। तो विकास का हम एक साधारण से परिभाषित कर सकते हैं कि क्रमिक यानी एक के बाद एक, क्रमिक तथा संगत परिवर्तनों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है। ये रिट 2011 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है कि क्रमिक तथा संगत परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहते हैं। क्रमिक होते हैं यानी एक के बाद में एक आते हैं, संगत होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और ये परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये श्रृंखला इसी तरह से जारी रहती है, आगे से एक के बाद में विकास होता रहता है। तो यही विकास कहलाता है। और विकास की हरलोक ने बहुत ही अच्छी परिभाषा बताई थी। हरलोक ने कहा था कि विकास में आकार में परिवर्तन होता है, अनुपात में परिवर्तन होता है, और साथ ही जो पुराने लक्षण होते हैं, विकास के दौरान पुराने लक्षणों का विलोप हो जाता है और नए लक्षण प्रकट होते हैं। यानी आकार जो कि मापनीय, हम देख सकते हैं, मापन कर सकते हैं, मात्रात्मक होता है। ये तो वृद्धि के अंदर हमने देख ही लिया था कि यह वृद्धि होती है, लेकिन जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि विकास के अंदर वृद्धि निहित है, तो यहाँ विकास के अंदर आकार में परिवर्तन भी आता है, आकार में परिवर्तन होता रहता है। एक बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे जब उम्र के अनुसार वह वयस्क होता है, उसके बाद में और बड़ा होता है तो उसके आकार में भी परिवर्तन आता है, वृद्धावस्था में आता है तो उसके आकार में और भी परिवर्तन आता है। साथ ही अनुपात में परिवर्तन होता है, जब वह शिशु अवस्था में होता है तो उसका जो खंदे उसके छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसके अनुपात में भी वृद्धि होती जाती है। उसके बाद पुराने लक्षणों का लोप, जैसे शिशु है वह जैसे जैसे बड़ा होने लग जाता है तो कई लक्षण ऐसे होते हैं जिसका उसमें लोप होने लग जाता है, ध्वनि में परिवर्तन आने लग जाता है, नए लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं। तो यह सब मिला करके विकास कहलाता है। तो इस तरह से विकास परिवर्तनशील होता है और न केवल शारीरिक होता बल्कि मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक सभी पहलू इसके अंदर निहित होते हैं। अब ये थी विकास की परिभाषा। अब हम देख लेते हैं विकास और वृद्धि के अंदर अंतर क्या है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम अंतर देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि वृद्धि जो होती है एक विशेष आयु तक ही चलती है। शरीर के आकार में जो परिवर्तन है, एक शिशु जब बड़ा होता है, बालक होता है, फिर वयस्क होता है तो उस वक्त शरीर के आकार में वृद्धि होती है, लेकिन धीरे धीरे यह वृद्धि यहाँ पर आकर के रुक जाती है। इसके बाद में वृद्धि नहीं होती है और ज़्यादा आकार में परिवर्तन, उसकी ऊंचाई में परिवर्तन, भार में परिवर्तन
नहीं होता है, भार में वृद्धि नहीं होती है। तो यह जो वृद्धि होती है विशेष आयु तक ही होती है, जबकि विकास जो होता है यह जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। यानी व्यक्ति जो है जन्म लेने के बाद में जब शिशु अवस्था में होता है तो वह कई चीज़ें सीखता है, संज्ञान में लेता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है तो यह उसके अनुभवों में वृद्धि होती जाती है। और वयस्क होने के पश्चात जब वह वृद्धावस्था की तरफ जाता है तो भी उसके अनुभवों में वृद्धि होती रहती है। तो विकास जो होता है जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता रहता है। दूसरा है कि अभिवृद्धि जो होती है यह परिमाणात्मक होती है, परिमाण होता है इसमें, और परिमाणात्मक होने के साथ ही यह इसका मापन किया जा सकता है। परिमाणात्मक मापन होता है, जबकि यह यहाँ पर गुणात्मक भी होता है और परिमाण भी होता है। इसके अंदर गुणात्मक भी होता है और यह परिमाण भी होता है, दोनों ही होते हैं। और थर्ड है कि वृद्धि जो होती है यह विकास का एक भाग है, एक चरण है, जबकि विकास जो होता है वह स्वयं व्यापक है और वृद्धि जो है इसके अंदर ही निहित है। फोर्थ पॉइंट है कि जो वृद्धि के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, उनको हम उनका अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनका मापन किया जा सकता है, नापा जा सकता है। जबकि विकास के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उनको अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है और उनका मापन नहीं किया जा सकता है। और फिफ्थ पॉइंट है कि जो वृद्धि होती है इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन ही होते हैं। शारीरिक परिवर्तन के आधार पर ही हम वृद्धि का मापन कर पाते हैं कि उसके आकार में क्या परिवर्तन हुआ है, भार, लंबाई, चौड़ाई, ये सब देख करके, तो ये शारीरिक परिवर्तन होता है। जबकि विकास केवल शारीरिक परिवर्तन ही नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर जो व्यक्तित्व विकास के संपूर्ण पक्ष आ जाते हैं, जिसमें शारीरिक भी निहित है, मानसिक है, संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक। तो इन सभी का संपूर्ण पक्षों का संयुक्त रूप से इनमें परिवर्तन होता है। तो यह हमने अंतर देखा कि वृद्धि में क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, विकास में क्या होता है, किस तरह से एक दूसरे से ये दोनों भिन्न होते हैं। विकास जो होता है यह गुणात्मक और परिमाणात्मक होता है। ये जो क्वेश्चन है ये रीट 2011 में इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विकास निरंतर चलता रहता है और विकास जो होता है बहुदिशीय भी होता है। यानी वृद्धि जो होती है ना, एक क्वेश्चन है, वृद्धि जो है ये एक दिशीय होती है, एक ही दिशा में आगे बढ़ती है, ये रिवर्स नहीं जा सकती। जबकि विकास जो होता है यह बहुदिशीय होता है। अभी हमने वृद्धि और विकास के अर्थ को समझ लिया, दोनों के अंतर को भी समझ लिया है। अब हम पढ़ते हैं विकास के सिद्धांतों के बारे में, कितने सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है। और यह इतने इम्पॉर्टेंट है कि पिछले बार भी 2021 में जब रीट का एग्ज़ाम हुआ था तो लेवल 1 और लेवल 2 में इसका क्वेश्चन भी था। वे क्वेश्चन क्या थे इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम देख लेते हैं इनके सिद्धांतों के बारे में। तो सबसे पहला सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास जो होता है वह निरंतर चलता रहता है, अविराम गति से चलता रहता है। और ये गति कभी ज़्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है, लेकिन विकास रुकता नहीं है, चलता रहता है। तो शरीर के जैसे कुछ भाग हैं उनमें विकास तेज गति से होता है, कुछ भाग ऐसे होते हैं जिनका मंद गति से होता है, या अलग अलग प्राणियों में भी विकास की गति जो है अलग अलग प्रकार की होती है। तो विकास के दौरान जो भी शरीर में या मानसिक, सामाजिक किसी प्रकार का जो परिवर्तन होता है वह अचानक से नहीं होता है, आकस्मिक परिवर्तन इसमें नहीं होते हैं। यह धीरे धीरे चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया होती है। और इस संबंध में स्किनर ने भी कहा था कि विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का जो सिद्धांत है ये केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई भी परिवर्तन जो होता है वह आकस्मिक नहीं होता है। तो ये है निरंतर विकास का सिद्धांत। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था रीट में, उसको हम ये इन सिद्धांतों के बाद में देख लेते हैं। सेकंड आता है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत।
तो विकास की जो गति होती है उसमें विभिन्नता पाई जाती है। जन्म से लंबा है तो बड़ा होने पर भी लंबा रहता है, या छोटा है तो वह साधारणतः छोटा रहता है, उसकी हाइट कम होती है। या फिर हम देख लेते हैं कि जैसे यूरोपियन जो बच्चे होते हैं उनमें यूरोपियन बच्चे हैं और अफ्रीका के बच्चे हैं, तो इनमें जो विकास होगा वो उनकी गति अलग अलग प्रकार की होगी, उनमें गुण भी उनके वंशानुगत प्रकार के होंगे, अलग अलग प्रकार के होंगे। तो ये विकास की गति भी अलग अलग प्रकार की होती है। इसी प्रकार थर्ड आता है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास, जब बच्चे का विकास होता है तो उसके अंदर चलने फिरने संबंधी, जिसे हम गामक विशेषताएं कहते हैं, या भाषा संबंधी विशेषताएं होती है, उन सब का विकास होने में एक निश्चित क्रम होता है। यानी कि पहले जो बच्चा है वह, अभी हमने विकास और वृद्धि की परिभाषा को समझा, उसका अर्थ क्या है और उसके बीच में क्या अंतर है। अब हम विकास के सिद्धांतों को समझ लेते हैं। विकास के सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली बार 2021 में वे रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ विकास के जो सिद्धांत है वो 10 सिद्धांत है। तो पहला सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत यानी विकास जो है वह अनवरत रूप से चलता रहता है। मनुष्य के जब विकास होता है, जब विकास का क्रम जारी रहता है, तो यह मतलब उसके गर्भावस्था से लेकर के और प्रौढ़ावस्था तक तो सतत रूप से चलता है। यह जो क्रिया होती है, विकास की गति होती है, कभी तीव्र भी हो सकती है और यह मंद भी हो सकती है। बालक में जो गुणों का कोई भी विकास होता है वह अचानक से नहीं होता है, आकस्मिक परिवर्तन कोई भी नहीं होते हैं। और इस संबंध में स्किनर ने भी कहा था कि निरंतर विकास का सिद्धांत का तात्पर्य यही है, इसका अर्थ यही है कि मनुष्य के अंदर जो भी परिवर्तन होता है या प्राणी के अंदर जो भी विकास से संबंधित परिवर्तन होता है वह परिवर्तन आकस्मिक नहीं होते हैं और क्रमिक रूप से धीरे धीरे होते हैं, आकस्मिक नहीं होता है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, विकास क्या होता है कि यह क्रमिक और संगत गुणों के उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है, उनमें परिवर्तन की एक उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है। तो इसी प्रकार से ये अचानक से नहीं होता है। ये धीमे हो सकता है लेकिन रुक नहीं सकता और ना अचानक हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं कि 6 महीने का बच्चा होता है, जब 6 महीने का हो जाता है तो उसके दूध के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन यह अचानक से नहीं होता है। हम देखते हैं कि पहले मसूड़े फूलने लग जाते हैं, फिर थोड़े छोटे छोटे दांत दिखने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे वे बाहर आते हैं। तो ये अचानक से नहीं हुआ कि एक रात बच्चा सोया और सुबह उसके दांत निकल आए। ये धीरे धीरे ये प्रक्रिया होती है। और वास्तव में होता यह है कि यह जो दांतों का विकास होता है एक शिशु का, वह 5 महीने की जब भ्रूणावस्था होती है उसी समय शुरू हो चुका होता है। लेकिन वह विकास होते होते उसकी जब वह 6 माह का हो जाता है जन्म लेने के बाद में, तब उसके दांत बाहर निकलने लगते हैं, मसूड़ों से बाहर निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस तरह से यह निरंतर विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, या इसे हम भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन का सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो इसके अनुसार विकास का जो क्रम है वह एक समान हो सकता है, लेकिन गति एक समान नहीं होती है। विकास का क्रम एक समान होता है, यानी कि पहले शिशु अवस्था आएगी और उसके बाद में बाल्यावस्था, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर प्रौढ़ावस्था आएगी, प्रौढ़ावस्था आ जाएगी और उसके बाद में वृद्धावस्था। तो ये क्रम तो एक जैसा ही रहता है, लेकिन विकास की जो गति है यह तीव्र हो सकती है किसी अवस्था में या कम हो सकती है। शिशु अवस्था में किसी की तेज हो गई, बाल्यावस्था में मंद हो गई, प्रौढ़ावस्था में तीव्र हो गई या वृद्धावस्था में मंद हो गई। तो यह गति जो होती है यह भिन्न भिन्न हो सकती है। और इसी तरह से बालक और बालिका है, जैसे लड़का और लड़की है, उनके विकास की गति में भी भिन्नता पाई जा सकती है। तो यह है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। क्रम एक जैसा हो सकता है लेकिन विकास की गति भिन्न भिन्न हो सकती है। थर्ड जो सिद्धांत था वह है विकास क्रम का
सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब भी किसी शिशु का विकास होता है, बालक का विकास होता है, तो वह एक क्रम से होता है। उसमें सबसे पहले कौन सा विकास होगा, उस विकास के पश्चात उससे जुड़ा हुआ दूसरा विकास होगा। जैसे कि सबसे पहले शिशु जो है हाथ पैर हिलाता है, धीरे धीरे उसमें उन सभी अंगों का एकीकरण हो जाता है। एकीकरण होने के बाद में वह पलटना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलना सीखता है, उसके बाद खड़ा होना सीखता है, और इसके साथ साथ ही कुछ भाषा संबंधी विकास भी उसमें होते रहते हैं। और शुरू में जैसे यदि बच्चा है, अगर उसने कुछ लिखना सीखा है तो आकृतियों को टेढ़ा मेढ़ा बनाना सीखता है, और उसके बाद में अभ्यास के द्वारा वो उन्हें सही बनाना सीखता है। तो इस प्रकार से यह भाषा संबंधी विकास है या गामक संबंधी विकास है, इनका एक क्रम होता है, एक के बाद एक क्रमिक इनका विकास होता है। और उसके बाद में आता है फोर्थ, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, यह हमने जब अंतर पढ़ा था उसमें भी देखा था कि विकास जो होता है वह बहुदिशीय होता है। बहुदिशीय होता है और धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। विकास जो होता है इसे हम दो चीज़ों से समझ सकते हैं कि एक होता है सिफेलोकॉडल। सिफेलोकॉडल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी रिट में पूछे गए हैं। सिफेलोकॉडल जो होता है इसके अंदर सिर से पैर की तरफ विकास होता है। सिर से पैर की तरफ अंगों का विकास होता है। यानी जब शिशु छोटा होता है तो पहले सिर को संभालना सीखता है, और उसके बाद में पहले सिर उसका विकसित होता है और उसके बाद में उसके पैर विकसित होते हैं। यानी पहले सिर को संभालना सीखता है, इधर उधर देखना सीखता है, गर्दन को हिलाना सीखता है, और जो नेत्र है उन पे नियंत्रण करना सीखता है, और उसके बाद में धीरे धीरे घुटनों के बल चलना सीखता है, पैरों पे खड़ा होके चलने लगता है। तो यह जो विकास होता है इसको हम बोलते हैं सिफेलोकॉडल। और उसके अलावा सी मॉडिस्टल, जिसे हम बोलते हैं निकट दूर, केंद्र से परिधि की तरफ, केंद्र से परिधि की तरफ। यहाँ केंद्र ये हाथ है, और यहाँ केंद्र से पहले केंद्र का विकास होगा, फिर हाथों का विकास होगा, पैरों का विकास होगा। तो ये केंद्र से परिधि की तरफ, जैसे मॉडिस्टल यानी निकट दूर का विकास। पहले पीठ का विकास हुआ, और उसके बाद हाथ की कलाइयों का विकास हुआ, भुजाओं का विकास हुआ, फिर कलाई का विकास हुआ, फिर अंगुलियों का विकास हुआ। तो ये विकास का एक पैटर्न होता है, विकास की एक दिशा होती है। और उसके बाद में यह एग्जाम में पूछे जाते हैं सिफेलोकॉडल कहाँ होता है, पैर से सिर या सिर से पैर, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट फिफ्थ है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार जो बालक होता है वह पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। जैसा कि हम देखते हैं कि एक शिशु जब छोटा होता है तो वह पहले उसके सारे हाथ पैर वगैरह चलते रहते हैं और अपने वो शरीर को उठाने की भी कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें विकास होता जाता है तो वह अपने जो हाथ पैर उनके अंगों को भी चलाना सीख जाता है, अंगुलियों को मोड़ना सीख जाता है, वस्तुओं को पकड़ना सीख जाता है, वस्तुओं की तरफ इशारा करना सीख जाता है। तो इस तरह से ये एकीकरण उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट के थ्रू आने लग जाता है। और इस संबंध में कुप्पुस्वामी ने भी कहा था कि विकास में पूर्ण से अंगों की ओर और अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है और विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों को सरलता से संभव बनाता है। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत।
परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत का तात्पर्य यह होता है कि जो बालक है उसके जो विभिन्न गुण है वह एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एक गुण का विकास जिस तरह से होता है उसी अनुपात में दूसरे गुण का विकास होता है। जैसे कि कोई बच्चा है वह गांव में रहता है और उसको शुद्ध वायु मिल रही है, खान पान भी उसका शुद्ध है और सारे परिवार के लोग उसके साथ रहते हैं, माता पिता एक भरा पूरा परिवार है, शुद्ध खाना मिल रहा है, तो उसका शारीरिक विकास तो अच्छा होता है। तो इस स्थिति में उसका मानसिक विकास भी अच्छा होता है। तो एक गुण के साथ दूसरा गुण का विकास भी जुड़ जाता है। इसे हम बोलते हैं परस्पर विकास का सिद्धांत। साथ ही कभी कभी एक उदाहरण और देख लेते हैं कि जब बच्चे का शारीरिक विकास के साथ उसकी रुचियों में और उसके ध्यान के केंद्रीकरण और व्यवहार में भी साथ में परिवर्तन होता है। तो शारीरिक विकास यदि अच्छा है तो इन रुचियों में, ध्यान के केंद्रीकरण में, व्यवहार में परिवर्तन भी सकारात्मक रूप से होते हैं और उनमें गामक और भाषा संबंधी विकास भी होते हैं। तो इस संबंध में गैरिसन ने कहा था, गैरिसन ने, कि शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। तो यह है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसके अलावा जो विकास होता है वह जैविक, संज्ञानात्मक और समान सांवेगिक प्रक्रियाओं की परस्पर अंतःक्रियाओं का परिणाम भी होता है। जैविक के अंदर आ जाती है वृद्धि और संज्ञानात्मक में आ जाता है ज्ञान, अनुभव, मानसिक क्रियाएं आ जाती है। समाज सांवेगिक जैसे संवेग और व्यक्तित्व तो ये भी परस्पर आपस में संबंधित होते हैं, विकास में एक दूसरे के सहायक होते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। एक ही जाति के जो जीव होते हैं उनमें जो विकास का क्रम होता है वह हमेशा एक जैसा ही होता है। हालांकि एक ही जाति के दो व्यक्तियों में एक समान विकास नहीं हो सकता है, लेकिन एक ही जाति के जो जीव हैं उनमें विकास क्रम एक समान रहता है। जैसे मान लीजिए मनुष्य है और मनुष्य प्रजाति है, मनुष्य जाति है और पशु है। पशु में जैसे गाय, घोड़ा, तो मनुष्य में जो विकास का क्रम होगा वो सभी मनुष्य में एक समान होगा। बाल्यावस्था होगी, फिर उसके पश्चात वह जो गामक विकास होंगे, उसके अंदर भाषा संबंधी विकास होंगे, अन्य अधिगम, ज्ञान, अनुभव, वृद्धि संबंधी विकास उसमें होंगे और वह बाल्यावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। तो इस तरह विकास का एक क्रम होता है। उसी प्रकार पशुओं में भी विकास का एक समान पैटर्न होता है, जो सभी पशुओं में एक समान ही होता है कि पशु जन्म लेंगे, जन्म लेने के तुरंत बाद ही या कुछ समय बाद ही वे चलने लग जाते हैं और कुछ दिनों के बाद ही उनमें जो विकास संबंधी क्रियाएं हैं वे सभी में एक समान रूप से चलती है। तो यह समान प्रतिमान का जो सिद्धांत है वो एक ही जाति के प्राणियों में एक समान ही चलता है। और उसके बाद में आता है सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। जब एक बच्चे का विकास होता है तो पहले सामान्य जो विकास की क्रियाएं होती है वे उसमें विकसित होती है, उसके बाद में वे जो क्रियाएं होती है वे विशिष्टता की ओर आगे बढ़ती हैं। जैसे कि हम उदाहरण से इसको समझ लेते हैं कि किस प्रकार से सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का विकास होता है। प्रारंभ में जो बालक होता है वो कोई भी वस्तु को पकड़ने के लिए अपने शरीर के सभी अंगों को प्रयोग में लाता है। पूरे हाथ को उसकी तरफ लेके आएगा, शरीर को उसकी तरफ धकेलने का प्रयास करेगा, लेकिन धीरे धीरे वह सीख जाता है, उसमें विकास होता है। उसके फलस्वरूप वह उस वस्तु को पकड़ने के लिए अपने विशिष्ट अंगों का ही प्रयोग करता है। वह सीख जाता है कि हाथों को आगे बढ़ाना है और उंगलियों से किसी वस्तु को पकड़ना है, तो यह विशिष्ट अंगों का प्रयोग करने लग जाता है। शिशु अवस्था में जब बच्चा किसी वस्तु को देखता है और उसको पकड़ने के लिए हाथ, पैर और अपने मुंह को या सिर को चलाता है, तो जैसे जैसे आयु में उसकी वृद्धि हुई, जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसमें विकास हुआ, वृद्धि के साथ विकास हुआ,
तो वह वस्तु को पकड़ने के लिए केवल हाथों की ही प्रतिक्रिया करता है, उंगलियों से ही वस्तु को पकड़ता है। तो यही है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। नेक्स्ट 9th सिद्धांत है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक बच्चे का विकास केवल वंशानुक्रम के कारण ही नहीं होता है, बल्कि उसमें वातावरण का भी योगदान होता है। वंशानुक्रम और वातावरण का दोनों का परस्पर मिला जुला असर होता है एक बालक के विकास में, दोनों की अंतःक्रिया होती है। इस संबंध में स्किनर ने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि यह सिद्ध किया जा चुका है कि वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता है। इस तरह यह भी प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन की जो प्रारंभिक वर्ष है उसमें यदि दूषित वातावरण है, कुपोषण है या गंभीर रोग है, जन्मजात योग्यताओं को कुंठित और निर्बल बना सकते हैं। तो इस तरह से वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की परस्पर अंतःक्रिया विकास में महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट 10वां शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं उनके विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत। यानी शरीर के जितने भी अंग होते हैं उनमें विकास की जो गति होती है वह एक समान नहीं होती है और विकास की जो गति होती है उसमें भिन्नता पाई जाती है और यह मानसिक विकास में भी होता है। जैसे शरीर के कुछ अंग है वह तेज गति से विकसित होते हैं और कुछ मंद गति से होते हैं। जैसे जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो उसका जो मस्तिष्क है वह विकसित होकर के पूरा आकार ग्रहण कर लेता है और व्यक्ति के जो हाथ, पैर, आँख, नाक, मुंह, जो शरीर की लंबाई इत्यादि है वह किशोरावस्था तक जाके पूरी होती है। तो यह जो पक्ष है यह केवल शारीरिक अंगों के लिए नहीं बल्कि मानसिक विकास में भी लागू होता है कि शारीरिक और मानसिक विकास है इनमें भिन्नता पाई जाती है और इनके जो पक्ष है उनका विकास भी अलग अलग होता है। तो इस तरह से ये थे विकास के सिद्धांत। पिछले साल जो रिट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विकास, ये लेवल 1, लेवल 2 का है ये क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। यानी विचार कभी समाप्त नहीं होता है, निरंतर चलता रहता है। तो ये इसका आंसर ये है, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ये लेवल 1 के लिए क्वेश्चन था, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है। मतलब विकास की हमने अवस्थाएं देखी थी कि शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो कौन सी इनमें से अवस्था है जहाँ पर वह व्यावसायिक समायोजन करता है। तो वृद्धावस्था में नहीं है, बाल्यावस्था में नहीं है, शिशु अवस्था में भी बिल्कुल नहीं है। तो रिट, बीएड और सीटेट से जुड़े हुए मनोविज्ञान की वीडियो देखने के लिए व्यावसायिक एक्सीलेंट लर्निंग के वीडियो का सामना करता है। तो आज हमने वृद्धि और विकास के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा और नेक्स्ट वीडियो में हम साइकोलॉजी के रिट से रिलेटेड, बीएड से रिलेटेड